वेलकम बैक टू माय चैनल CDS दोस्त। मेरे लेक्चर सीरीज की ये तीसरी क्लास है जो हमने विभागीय परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई है। तो और इस तीसरी क्लास को तीसरी क्लास को आगे बढ़ाने से पहले हम कल के जो क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। कल के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन कौन सा था? हु मे एक्सटेंड वर्किंग आवर ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस का वर्किंग आवर कौन बढ़ा सकता है? तो कौन बढ़ा सकता है ये वर्किंग आवर? हमारे DG बढ़ा सकते हैं। कौन बढ़ा सकता है? DG बढ़ा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका हु इज सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन है? तो प्रेजेंट सेक्रेटरी इस टाइम कौन है आपकी? वंदिता कौल है। कौन है? वंदिता कौल। प्रेजेंट सेक्रेटरी कौन है? वंदिता कौल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु इज DG। तो प्रेजेंट DG कौन है? वो संजय सरन। टोटल मेंबर्स ऑफ PSB, पोस्टल सर्विस बोर्ड के जो टोटल मेंबर्स थे, वो मेंबर्स हैं वो कौन कौन है? तो आपको पता है कि कल मैंने याद कराया था आपको कि छः मेंबर्स है टोटल। ठीक है। और 6 के नाम हमने बताए थे, तो वो आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं? तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स हैं वो आपके हैं 23। टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं? 23 हैं। ठीक। अब आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको, जैसे कल मैंने कुछ टॉपिक बताए थे जो आपको याद करना ज़रूरी था और वो डेली रिवीजन करने के लिए कहा था, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आपको डेली देखना ही पड़ेगा। ठीक। तो उसमें से आपका आज एक और छोटा सा टॉपिक उठाते हैं जिसको आपको याद करना है। बहुत सिंपल है, आप एक बार देखते रहेंगे याद होता रहेगा। ठीक। तो पहले आपको क्या देखना है कि पोस्ट ऑफिस बैग के बारे में, पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग बैंक स्कीम्स हैं उन्हें याद करना है। ठीक। तो पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग बैंक स्कीम है उसमें आपके इंटरेस्ट रेट उनकी याद करनी है, उनका फुल फॉर्म याद करना है और वो कितने टाइम पीरियड के लिए वो स्कीम जारी की जाती है तो वो याद करना है। ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म और टाइम पीरियड। रेट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो पहला हम देखेंगे, पहला क्या है आपका? SCSS। ये क्या है? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसका ये जो रेट मैंने लिखे है ना वो प्रेजेंट लेटेस्ट डाटा के हिसाब से ये रेट है। ठीक है। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से ये रेट है और आपको ये टोटल मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है इसका? 5 साल है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए होता है और कुछ जो एम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए अलग क्राइटेरिया है और जो डिफेंस में है उनके लिए अलग एज का क्राइटेरिया है सीनियर सिटीजन बनने का। ठीक है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो टेन्योर है वो कितना है आपका? 5 ईयर्स है। ठीक। अब उसके बाद अगला आता है NSC। अगला क्या है आपका? NSC का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, जिसका रेट क्या है? 7.7 ईयर्स 7.7% और इसका जो आपको टाइम ड्यूरेशन याद करना है 5 ईयर्स। ठीक। NSC का 5 ईयर्स। उसके बाद 5TD। 5TD TD मतलब टाइम डिपॉजिट। ठीक। तो कुछ अमाउंट होता है जिसको हम रख देते हैं, कुछ टाइम के लिए डिपॉजिट करते हैं, तो वो 5TD 5 ईयर्स के लिए अगर वो डिपॉजिट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 5 ईयर्स के लिए अगर डिपॉजिट करते हैं तो उसका जो 5TD का मतलब तो 5 ईयर्स टाइम डिपॉजिट और उसका इंटरेस्ट कितना होगा? 7.5% और उसके बाद उसका टाइम टेन्योर कितना होगा? 5 ईयर्स होगा। तो ये भी आपका किसके लिए है? 5TD के लिए। MIS। नेक्स्ट क्या है आपका? MIS का फुल फॉर्म क्या होगा? मंथली इनकम स्कीम। मंथली इनकम स्कीम। ठीक। तो मंथली इनकम स्कीम जो है आपका उसका जो रेट होगा और टाइम पीरियड होगा वो आपको याद करना है कितना होगा। तो इसका जो टाइम पीरियड है मंथली इनकम स्कीम का, आगे से जो सारे 5 साल के मैंने एक पास रख दिए हैं, सारे 5 साल के एक पास रख दिए हैं। ठीक। तो मंथली इनकम स्कीम का क्या है? MIS मंथली इनकम स्कीम 5 साल के लिए। ठीक। और 7.4% का इस टाइम इंटरेस्ट है। ठीक। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है क्योंकि मैंने पेन से लिखा है ना तो वो फ़ोटो लेने में थोड़ी दिक्कत हो गई शायद, तो इसलिए मैंने एरो बना दिया, आप समझ जाइएगा। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना SSYA, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। ये क्या है आपका? जो घर में लड़कियां होती हैं, मैक्सिमम 2 लड़कियों के लिए है ये सुकन्या। कितनी लड़कियों के लिए? मैक्सिमम 2। एक्सेप्शन कब है? अगर जुड़वा हो गई या ट्रिपलेट हो गई तो क्या कहते हैं, तब 3 बच्चियों के लिए भी हो जाता है और वो भी जुड़वा लास्ट की 2 बच्चियाँ होनी चाहिए, जैसे लास्ट की बच्ची जुड़वा होनी चाहिए। तो वो सुकन्या समृद्धि योजना, इसका इंटरेस्ट इस टाइम प्रेजेंट टाइम इसका इंटरेस्ट कितना है? 8.2% और जो टाइम है वो 21 साल में मैच्योरिटी होती है। 21 साल, जब लड़की 21 साल की होगी तो उससे। ठीक। अब उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट क्या है? किसान विकास पात्र। किसान विकास पात्र KVP। KVP का फुल फॉर्म क्या है? किसान विकास पात्र।
और किसान विकास पात्र में, एक मिनट, किसान विकास पात्र है, किसान विकास पात्र का जो रेट है वो कितना है, 7.5% है, और 9 साल 7 महीने के लिए, 9 साल 7 महीने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका, MSSC, मतलब महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक, तो ये आपका हो गया महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें इस टाइम है, 7.5%, और उसके बाद ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। कितने, 2 साल के लिए आप जमा कर सकते हैं। इसकी लास्ट जो लिमिट है, ये कब तक के लिए ये योजना है जो बनाई गई है, तो ये 2025 इसका लास्ट है, 2025 तक के लिए ही लागू है ये योजना। तो MSSC महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2 साल, रूरल हो चाहे अर्बन एरियाज, वैसे तो, और 2 लाख मिनिमम लिमिट भी है। कितना है इसका, 2 लाख मिनिमम लिमिट, 2 लाख से ज़्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, 2 लाख। ठीक, तो 2 लाख से ज़्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। और ये आपका हो गया महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट रेट कितना है, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट है 7.1%, 15 ईयर्स के लिए। कितने ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए। फुल फॉर्म सबका याद रखिएगा, टाइम याद रखिएगा, रेट याद करने की उतनी ज़रूरत है नहीं। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है आपका RD आप सबको पता है, इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में रखा है। RD रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक, ये 6.7% का है और 5 साल के लिए है। कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए। 3 साल से पहले आप तोड़ नहीं सकते, 3 साल के बाद ही तोड़ सकते हैं। ठीक, और अगर 3 साल के बाद भी तोड़ेंगे तो आपको किस पे मिलेगा, SB के सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे मिलेगा। उसके बाद आपका SB फॉर सेविंग अकाउंट, ये आपका इसका आपको सिर्फ इंटरेस्ट याद रखना है कि 4% है। टाइम तो आप जितने वर्ष के रखे रहिए। ठीक, तो ये आपको याद करना है। एक बार इसका फास्ट रिविजन कर लेते हैं। स्कीम में SCSS का फुल फॉर्म सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 5 साल के लिए, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 5 साल के लिए, 5TD 5 ईयर्स टाइम डिपॉजिट 5 साल के लिए, MIS मंथली इनकम स्कीम 5 साल के लिए, और SSYA सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट, ये आपका 21 वर्ष लड़की जब पूरा होती है तब के लिए, तब तक के लिए है। KVP किसान विकास पात्र आपका 9 साल 7 महीने के लिए। MSSC महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स 2 साल के लिए, 2025 इसका लास्ट लिमिट है। और उसके बाद फिर PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड 7.1% के इंटरेस्ट से 15 साल के लिए, रिकरिंग डिपॉजिट तो आपका ये 5 साल के लिए होता है, और SB फॉर सेविंग अकाउंट। ठीक है, अब अपना हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे क्लॉज 9 तक। ठीक, अब आज हमको पढ़ना है क्लॉज 10 तक। क्लॉज 10 से शुरू करना है। तो क्लॉज 10 में क्या है, पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी। ठीक, पोस्टेज स्टैम्प के बारे में बताया गया, स्टेशनरी के बारे में बताया गया। जैसे हमारे पोस्ट ऑफिस में स्टेशनरी की भी कुछ चीज़ें सेल की जाती हैं। ठीक है, तो पेमेंट, अब इसको हम देखते हैं। नॉर्मली टू बी इफेक्टेड बाई मीन्स ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स इशूड बाई इंडियन पोस्ट ऑफिस, जो भी पोस्टेज स्टैम्प होंगे, ठीक है, उनका जो पेमेंट किया जाएगा वो किसके हिसाब से इफेक्टेड होंगे, तो वो होंगे आपके इंडियन पोस्ट ऑफिस के हिसाब से इफेक्टेड होंगे। ठीक, इंडियन पोस्ट ऑफिस के हिसाब से इफेक्टेड होंगे। अब आगे आपका आएगा पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट ऑफिस क्या क्या इशू कर सकता है। पोस्ट ऑफिस क्या क्या इशू कर सकता है, तो पोस्ट ऑफिस एक कुछ स्टेशनरीज के सामानों को इशू कर सकता है, और आपके रिवेन्यू स्टैम्प्स को भी सेल कर सकता है, रिवेन्यू स्टैम्प्स को भी सेल कर सकता है। ठीक, स्टेशनरी के सामान में जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे तो इनवलप, इनलैंड लेटर कार्ड, और उसके बाद पोस्टल कार्ड, पोस्ट कार्ड। ठीक है, तो ये आपके क्या है, स्टेशनरी के कुछ सामानों का एग्जाम्पल है। रिवेन्यू स्टैम्प इशू बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी रिवेन्यू स्टैम्प्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इशूड होगा उसे सेल कर सकता है, पर एक कंडीशन है, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। पर ये जो रिवेन्यू स्टैम्प्स, ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पोस्टेज, ये पोस्टेज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कौन, रिवेन्यू स्टैम्प। ठीक है, यहाँ सेल किए गए रिवेन्यू स्टैम्प पोस्टेज के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। पोस्टेज चार्ज, ठीक, पोस्टेज चार्ज पेड बाई फ्रैंकिंग मशीन, जो भी पोस्टेज चार्ज है वो किसके द्वारा दिए जाएंगे, फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा पे कर दिए जाएंगे। ठीक, फ्रैंकिंग मशीन। ठीक, अब अगला टर्म है, ये सारे जो भी मैंने इसमें जो मटेरियल पड़ा हुआ है, आप पोस्ट ऑफिस डायरी उठाएंगे तो उसकी लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके दिया हुआ है, इसको मैंने थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में अपनी भाषा में किया है, तो आप इसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका वर्ड, ये सब वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलेटली ब्यूरो,
फिलेटली ब्यूरो जो है ना, वो फिलेटलिक का जो वर्ड है उसका मतलब ये कि कलेक्शन ऑफ, जो भी शौकीन हो स्टैम्प्स कलेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए यूज किया जाता है फिलेटलिक ब्यूरो, कलेक्ट एंड स्टडी ऑफ स्टैम्प्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या है, कलेक्ट एंड स्टडी ऑफ स्टैम्प्स, फिलेटलिक ब्यूरो का काम यहाँ पे किया जाता है, यही काम किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका ये किसके लिए है, फिलेटलिक ब्यूरो स्टैम्प लवर्स के लिए, स्टैम्प लवर्स के लिए ये टर्म यूज किया जाता है फिलेटलिक ब्यूरो, फिलेटलिस्ट। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं हम, अगला देखेंगे कि ओवरसीज ऑर्डर्स मतलब जो फॉरेन ऑर्डर्स हैं, जो भी विदेशी वस्तुओं का मतलब ऑर्डर है, उनको क्या किया जाएगा, फिलेटलिक ओवरसीज ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए जाएंगे फिलेटलिक ब्यूरो बॉम्बे जनरल पोस्ट ऑफिस के द्वारा। ये भी एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओवरसीज ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाएगा फिलेटलिक ब्यूरो बॉम्बे जनरल पोस्ट ऑफिस से किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, सेटअप एट प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस एट बिग सिटीज़, अक्सर फिलेटलिक ब्यूरो जो होता है आपका वो बड़े बड़े शहरों में फिलेटलिक ब्यूरो सेटअप किया जाता है प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस में। ठीक, मुख्य पोस्ट ऑफिस में इसको सेट किया जाता है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा, मतलब क्लॉज जो 10 है, क्लॉज 10 में कहता है कि पोस्टेज स्टैंप और स्टेशनरी के बारे में बताया है कि पेमेंट जो होंगे वो नॉर्मली इफेक्टेड होंगे, जो भी पोस्टल स्टैंप के जो पेमेंट होंगे वो नॉर्मली इंडियन पोस्ट ऑफिस ने जो इशू किया है उसी हिसाब से इफेक्टेड होंगे। पोस्ट ऑफिस में स्टेशनरी इशू किया जाता है जिसमें इनवलप्स, इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड्स हैं, पोस्ट ऑफिस सेल करते हैं रेवेन्यू स्टैम्प्स को, वो रेवेन्यू स्टैम्प्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है, और इनका यूज कभी भी पोस्टेज के पेमेंट में नहीं किया जाएगा। पोस्टेज चार्ज फ्रैंकिंग मशीन के हिसाब से पेमेंट किए जाते हैं, उसके द्वारा पेमेंट किए जाते हैं। फिलेटलिक ब्यूरोक्स जो है वो स्टडी और कलेक्ट करने के लिए स्टैम्प्स के लिए ब्यूरोक्स बनाया गया है, और उसके स्टैम्प लवर्स के लिए ये ब्यूरो है। और फिलेटलिस्ट जो वर्ड है उसका मतलब है स्टैम्प लवर्स। ओवरसीज ऑर्डर्स जो होते हैं वो भी एग्जीक्यूट किए जाते हैं फिलेटलिक ब्यूरो बॉम्बे से, जो बॉम्बे जीपीओ। ठीक, सेटअप एट प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस एट बिग सिटीज़, और ये फिलेटलिक ब्यूरोस बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े पोस्ट ऑफिस में, मुख्य पोस्ट ऑफिस जो बड़े बड़े शहरों के होते हैं उनमें सेट किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लॉज क्या है हमारा, फ्रैंकिंग मशीन जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिलेटलिक फ्रैंकिंग मशीन, क्लॉज नंबर 11, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका क्लॉज, इसके एक एक वर्ड्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अब फिलेटलिक खत्म हो गया, फ्रैंकिंग मशीन। हाँ, फ्रैंकिंग मशीन का काम क्या है, फ्रैंकिंग मशीन का काम है आपका स्टैम्प करने का, मशीन स्टैम्पिंग मशीन किसे कहते हैं आपके, फ्रैंकिंग मशीन को कहते हैं स्टैम्पिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन को क्या कहते हैं, स्टैम्पिंग मशीन, जो प्राइवेट पोस्टल आर्टिकल को और ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल का स्टैम्पिंग करता है, फ्रैंकिंग मशीन कहलाता है। ठीक, अब देखिए, जो भी फ्रैंकिंग मशीन है उसके वैलिड रिकग्निशन के लिए फ्रैंक जो मार्क्स उसके जो फ्रैंक किया जाएगा वो उसमें क्या क्या कंसिस्ट होना चाहिए, मतलब सबसे पहले ये जानना है कि वैलिड रिकग्निशन के लिए एक फ्रैंक मार्क्स जो भी होगा उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो फ्रैंक मार्क्स जो होंगे उसमें आपका होना चाहिए, एक तो होना चाहिए, एक होना चाहिए वैल्यू डाई, एक होना चाहिए लाइसेंस डाई। ठीक, वैल्यू डाई में इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका वैल्यू डाई में ये इंपॉर्टेंट है कि मोर देन वन इम्प्रेशन इन वन आर्टिकल, एक आर्टिकल में एक से ज़्यादा इम्प्रेशन हो सकते हैं। लाइसेंस डाई में ऐसा जरूरी क्या, ऐसा होगा ही नहीं, एक ही इम्प्रेशन होगा, एक आर्टिकल पे एक इम्प्रेशन लाइसेंस डाई, एक आर्टिकल पे एक से ज़्यादा इम्प्रेशन तो वैल्यू डाई हो सकता है। ठीक, अब ये है आपका नेक्स्ट, क्या कहते हैं, फ्रैंकिंग मशीन का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। फ्रैंकिंग मशीन का यूज अंडर अ वैलिड लाइसेंस, देखिए किसके अथॉरिटी के किसके अंडर किया जा सकता है, तो फ्रैंकिंग मशीन का यूज वैलिड लाइसेंस के अंडर किया जा सकता है, और वो वैलिड लाइसेंस जो होगा वो इशू किया होगा, तो किसने इशू किया होगा, हेड ऑफ डिवीजन ने। ठीक, फ्रैंकिंग मशीन कैन बी पोस्टेड मैक्सिमम एट 2 ऑफिसेज, मैक्सिमम फ्रैंकिंग मशीन को कितने ऑफिसेज में पोस्ट किया जा सकता है, तो 2 ऑफिसेज में फ्रैंकिंग मशीन को पोस्ट किया जा सकता है। कितने ऑफिसेज में, 2 ऑफिसेज में। ठीक, और वो ऑफिसेज कौन से हैं,
जैसे जो भी एसपीओ ने लाइसेंस में, जो लाइसेंस दिया गया है, जो लाइसेंस एसपीओ ने इशू किया है, उस लाइसेंस में स्पेसिफाइड 2 ऑफिसेज होने चाहिए जो जहाँ जिसका जो फ्रैंकिंग मशीन पोस्ट किया जा सकता है उन्हीं 2 ऑफिसेज से, ठीक है, जो एसपीओ ने लाइसेंस में स्पेसिफाई किया हो। नेक्स्ट लाइन, इफ लाइसेंस, एक मिनट, हाँ, इफ लाइसेंसी डिजायर्स टू पोस्ट देम एट 2 ऑफिसेज, अगर वो 2 पोस्ट ऑफिस में क्या करता है, दोनों पोस्ट ऑफिस में क्या कर सकता, इच्छा रखता है कि दोनों पोस्ट ऑफिस में वो पोस्ट कर सके, तो क्या होगा, दोनों पोस्ट ऑफिस में अगर वो पोस्ट करना चाहे तो क्या होगा, ये वो दोनों पोस्ट ऑफिस में हैंडेड इन कर सकता है, पहले पोस्ट ऑफिस को, पहले को भी पोस्ट ऑफिस, दूसरा भी पोस्ट ऑफिस, या तो एक पोस्ट ऑफिस लेके दूसरा नाइट पोस्ट ऑफिस लेके, मतलब फिर से समझिएगा, लाइसेंसी अगर डिजायर करता है कि वो फ्रैंकिंग जो आर्टिकल्स हैं उनको दोनों ऑफिस में पोस्ट कर सके, तो वो 2 ऑफिस कौन कौन से चुन सकता है, एक पोस्ट ऑफिस और दूसरा भी पोस्ट ऑफिस, या एक पोस्ट ऑफिस दूसरा नाइट पोस्ट ऑफिस, तो वो इन दोनों जगह पे क्या कर सकता है, पोस्ट कर सकता है। अब लाइसेंस की बात पूछेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे लाइसेंस। तो अब लाइसेंस कितने प्रकार के होंगे, ठीक, लाइसेंस कितने प्रकार के होंगे, उनको कौन कौन जारी कर सकता है, ये जानना है। तो लाइसेंस सबसे पहले जानेंगे कि लाइसेंस कितने प्रकार के होंगे, तो आपका एक होगा इंडिविजुअल, ये क्या होगा, इंडिविजुअल, दूसरा कॉमर्शियल, तीसरा डिपार्टमेंटल, ठीक। अब इनको इशू कौन करता है, तो इन दोनों को तो इशू करता है आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, हेड ऑफ डिवीजन, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, हेड ऑफ डिवीजन, ठीक। डिपार्टमेंटल जो है उसको कौन इशू करता है, तो पीएमजी, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मिनट, मेरे जैसे आप लोग सोचते हैं मैं बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहती हूँ, पर ये सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि बार बार पूछे गए, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, हर सर्कल में पूछे गए। तो लाइसेंस इंडिविजुअल और कॉमर्शियल एसपी, और उसके बाद डिपार्टमेंटल जो है वो पीएमजी, ठीक। अब फ्रैंकिंग मशीन के कुछ इंपॉर्टेंट बातें फ्रैंकिंग मशीन से रिलेटेड, देखिए, अथॉरिटी फ्रैंकिंग मशीन की किसको है, तो डीजी के पास अथॉरिटी है, ठीक। फ्रैंकिंग मशीन की जो फीस होगी वो 375 रुपये होगी, कितनी होगी, 375 रुपये, ठीक, 375 रुपये ना, रिन्यूअल कराने की। अगर वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है तब के केस में जो रिन्यूअल फीस होगी वो बढ़ जाएगी, अगर वैलिडिटी एक्सपायर नहीं होती तो रिन्यूअल फीस जो भी होगी वो कम हो जाएगी। अगर वैलिडिटी एक्सपायर नहीं है तो 375, अगर वैलिडिटी एक्सपायर नहीं है तो 375, और अगर वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है तो 475, ठीक। 11, अब उसके बाद फ्रैंकिंग मशीन की जो वैलिडिटी होती है वो कितने दिन की होती है, 5 साल की, वैलिडिटी 5 साल की। फ्रैंक्ड आर्टिकल्स एक्सेप्टेड एट विंडो, फ्रैंक्ड आर्टिकल्स जो होते हैं वो कहाँ एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो विंडो पे एक्सेप्ट किए जाते हैं, ठीक, विंडो पे। अब उसके बाद लेटर बॉक्स में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ये बात मैंने कल भी बताई थी कि फ्रैंक्ड आर्टिकल्स जो होंगे वो लेटर बॉक्स में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक। अगर मान लीजिए पोस्टेड कर दी जाए लेटर बॉक्स में, अगर वो पोस्ट कर दी जाएंगे तो उनके साथ होगा क्या, डिफरेंस क्या होगा, क्या अंतर किया जाएगा। पहली बात तो किए नहीं जाएंगे, अगर कर दिए जाएंगे तो क्या होगा, तब उनको एक अनपेड आर्टिकल के तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अगर बैंकिंग आर्टिकल्स को लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया जाए तो उसको अनपेड आर्टिकल के तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक। अब उसके बाद देखेंगे इम्प्रेशन, ठीक। इम्प्रेशन किस कलर का होना चाहिए, ये बहुत पूछता है, तो किस कलर का इम्प्रेशन होना चाहिए, ब्राइट रेड कलर का, ठीक, ब्राइट रेड कलर का होना चाहिए। ऑन द राइट टॉप कॉर्नर, ये भी बहुत है, राइट टॉप कॉर्नर, ये राइट लिखा हुआ है तो राइट टॉप कॉर्नर पे इसको लगाना होता है इम्प्रेशन को, ठीक है। ब्राइट रेड कलर का होना चाहिए, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करना चाहिए, ठीक तरीके से होना चाहिए, साफ सुथरा दिखना चाहिए, ठीक। अगला जो एक नोट लिख के मैंने लिखा है, ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग किया, एक मिनट बताते हैं। तो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स जो भी हैं, ठीक, और अगर उन पे प्रीवियस डेट का इम्प्रेशन पड़ा हुआ है, पहली बात तो आर्टिकल कैसे हैं, अनरजिस्टर्ड हैं, ठीक, आर्टिकल कैसे हैं आपके, अनरजिस्टर्ड हैं। उसके बाद अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, तीसरा क्या है आपका, इम्प्रेशन जो है आपका वो कब का है, प्रीवियस डेट का है, तो तब उनको क्या किया जाएगा, सेल नॉट बी एक्सेप्टेड, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और एक कंडीशन में किया जाता है, कब किया जाता है, कब किया जाएगा, जब वो सेम डेट पे हो, कब हो, सेम डेट पे हो,
और एक दिन बिफोर के भी एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। बाकी अनरजिस्टर्ड आर्टिकल और प्रीवियस इम्प्रेशन, अगर प्रीवियस डेट का अगर इम्प्रेशन हो तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। रिचार्ज किसके थ्रू किया जाएगा, रिचार्ज कैसे किया जाएगा, फ्रैंक मशीन को रिचार्ज कैसे किया जाएगा, ठीक। तो रिचार्ज करने का जो मेथड है वो है आपका कैश, चेक, ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग के द्वारा। पहला रिचार्ज कितने का होगा, तो पहला रिचार्ज आपका कितने का होगा, 2000 रुपये का होगा। उसके बाद जो होगा तो वो 1000 रुपये का होगा, ठीक। उसके बाद वाला 1000 रुपये का। रीसेट करने का चार्ज कितना लगेगा, तो रीसेट करने का चार्ज कितना लगेगा, तो 100 रुपये लगेगा। कितना लगेगा, 100 रुपये, ठीक। ये हो गया आपका रिचार्ज के बारे में कि कैश, चेक, ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग सबके द्वारा रिचार्ज किया जा सकता है। और पहला रिचार्ज 2000, ये अमाउंट पूछता है, अमाउंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तो पहला अमाउंट क्या है और सक्सेसफुली अमाउंट क्या होता है आफ्टर दैट फर्स्ट रिचार्ज, आफ्टर द फर्स्ट रिचार्ज, ठीक। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट सर्विसिंग, ठीक। सर्विसिंग कहाँ की जाएगी, दो जगह पे। एक तो आपके पोस्ट ऑफिस पे, या तो जो सप्लायर फ्रैंकिंग मशीन जो सप्लाई करने आता है वो डिलीवर करता है सील के साथ, अच्छे से डिलीवरी उसकी होनी चाहिए, ठीक है। सील के साथ डिलीवरी करेगा, ठीक। अब उसके बाद क्या कहता है कि अगर फ्रैंकिंग मशीन जो है उसके फॉर अकाउंट्स, लेखा जोखा के लिए 2 रजिस्टर तैयार करेगा। एक तो बाई मेन पोस्ट, एक जो पोस्ट ऑफिस, एक रजिस्टर कौन करेगा, पोस्ट ऑफिस, ठीक। दूसरा कौन करेगा, यूजर, ठीक। अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए 2 रजिस्टर तैयार किए जाएंगे, एक पोस्ट ऑफिस और एक यूजर, ठीक। नेक्स्ट, चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ मशीन, अगर लोकेशन चेंज करना हो, मशीन का अगर लोकेशन चेंज करना हो तो कौन कर सकता है, हु हैज़ द अथॉरिटी टू चेंज द लोकेशन ऑफ मशीन, तो ये आपके पास एक तो हेड ऑफ डिवीजन, दूसरा पीएमजी, जो जिसको इशू करेगा वो उसको क्या कर सकता है, चेंज करा सकता है लोकेशन को। फ्रैंकिंग मशीन विल बी अलाउड अप टू एनी अमाउंट, मैक्सिमम लिमिट पूछता है फ्रैंकिंग मशीन का, मैक्सिमम लिमिट पूछता है तो इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट है ही नहीं, अप टू एनी अमाउंट, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कंडीशंस फॉर, एक मिनट, कंडीशंस फॉर हायरिंग द फ्रैंकिंग मशीन टू गवर्नमेंट ऑफिसेज, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, मतलब वो शर्तें जो आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज में या मिनिस्ट्रीज में या डिपार्टमेंट्स में अगर फ्रैंकिंग मशीन को हायर करना है तो क्या क्या कंडीशंस होंगी, ठीक। तो कंडीशंस क्या क्या होंगी, पहला कंडीशन आपको ये देखना है कि जो लाइसेंस होगा वो किसके द्वारा ग्रांट किया जाना चाहिए, तो लाइसेंस ग्रांट किसके द्वारा होना चाहिए, पीएमजी के द्वारा। लाइसेंस किसके द्वारा ग्रांट होना चाहिए, पीएमजी के द्वारा। हायरिंग स्कीम्स ऑफ फ्रैंकिंग मशीन, ठीक। हायरिंग स्कीम्स ऑफ फ्रैंकिंग मशीन अवेलेबल वेयर मशीन रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर अवेलेबल, मतलब जो भी जैसे कहाँ कहाँ वो फ्रैंकिंग मशीन हायर किए जाएंगे, स्कीम्स कहाँ लगाए जाएंगे, तो अवेलेबल वेयर मशीन रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन आर अवेलेबल, जहाँ मशीन रिपेयर करने की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो होंगी वहीं पे हायर किया जाएगा फ्रैंकिंग मशीन स्कीम से, ठीक है। वही फ्रैंकिंग मशीन को हायर किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, अब उसके बाद आगे देखते हैं, एक मिनट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर मशीन के द्वारा कोई डैमेज होता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की नो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फॉर डैमेज ड्यू टू मशीन, मशीन के द्वारा कोई भी अगर डैमेज हो तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक। लोकेशन चेंज करना हो तो क्या होगा, नोटिफाइड बाई द पीएम, नोटिफाइड बाई पीएमजी, ठीक, नोटिफाइड बाई लाइसेंस टू पीएमजी, एक में चेंज ऑफ लोकेशन एंड ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, दोनों को नोटिफाई किया जाएगा। लोकेशन अगर चेंज करना है तो नोटिफाइड बाई लाइसेंस टू पीएमजी। उसके बाद एनुअल रेंट और पोस्टेज अमाउंट दोनों मिला के, ठीक। एडवांस आप 100 रुपये मिनिमम, मिनिमम 100 रुपये, एक मिनट, मिनिमम 100 रुपये, मैक्सिमम 9900, ठीक है। एडवांस हो सकता है जमा किसके द्वारा, चेक के द्वारा या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा, बैंक ड्राफ्ट के द्वारा, ठीक। पोस्ट ऑफिस ग्रांट रिसिप्ट फॉर मनी पेड, ठीक। जो भी मनी पे किया जाता है पोस्ट ऑफिस उसके लिए एक रिसिप्ट आपको देगा, एक रसीद देगा, ठीक। पोस्ट ऑफिस एक रसीद देता है, ग्रांट करेगा एक रसीद, मनी पेड बाई लाइसेंस इन फॉर्म ऑफ ACG 67, ACG 67, ये इम्पोर्टेंट है, ACG 67, एक मिनट, हाँ ACG 67,
फॉर्म का नाम क्या है? पोस्ट ऑफिस जो भी रिसीट मनी पेड किए गए हैं उनके लिए जो भी रिसीट देगा वो किस फॉर्म में देगा? ACG 67 के फॉर्म में। ठीक, याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका? आगे देखते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन के टाइप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फ्रैंकिंग मशीन, टाइप ऑफ फ्रैंकिंग मशीन तो कौन कौन से हैं? एक आपका EFM, दूसरा RMFM। EFM फॉर्म, EFM को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन। RMFM को कहते हैं रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। रिमोट का मतलब होता है दूर से, ठीक है। तो जो EFM जो होगा उसके जो इंक होंगे, जो भी उसका फ्रैंक्ड मार्क्स होगा वो किस कलर का होगा? रेड कलर का। और डाई कितने तरीके की मैंने बताई थी? तो डाई बताई थी 2 तरीके की। कौन कौन सी? एक वैल्यू, एक लाइसेंस। वैल्यू और दूसरा लाइसेंस, ठीक। अब RMFM रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन जो है उसका कलर कौन सा होगा? तो ब्लू कलर का, ठीक। वो किस कलर का होगा? ब्लू कलर का। इसमें मीटर 2 लगे होते, 2 मीटर, 2 टाइप के मीटर होते हैं। कौन कौन से? एक असेंडिंग मीटर और एक डिसेंडिंग मीटर, ठीक। तो लाइसेंस 2 प्रकार के, डाई 2 प्रकार की, वैल्यू और लाइसेंस। लाइसेंस 3 प्रकार के, मीटर 2 प्रकार के। प्रकार इन लोगों के टाइप्स याद रखिएगा, ठीक। अब उसके बाद जो मेन पोस्ट ऑफिस होगा ना वो कुछ चीज़ों को मेंटेन करेगा, कुछ रजिस्टर, कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए रखेगा। तो वो क्या क्या मेंटेन करने के लिए अपने पास रखता है वो आपको देखना है। पहला क्या है? रजिस्टर ना। फर्स्ट रजिस्टर विच शोज द शोइंग लिस्ट ऑफ लाइसेंसीज ऑफ FM। जो भी फ्रैंकिंग मशीन्स के लाइसेंसी हैं उनकी लिस्ट को जो शो करता है, एक ऐसा रजिस्टर रखेगा मेन पोस्ट ऑफिस। दूसरा मेन पोस्ट ऑफिस क्या काम करेगा आपका? एक और रजिस्टर रखेगा। फिर से क्या करेगा? रजिस्टर ही रखेगा। और वो रजिस्टर क्या शो करेगा? पेमेंट ऑफ एडवांस्ड रेंटल्स, जो भी एडवांस रेंटल्स से पेमेंट किया है उसको दिखाएगा। और तीसरा फ्रैंकिंग मशीन का रिकॉर्ड बुक। और चौथा फ्रैंकिंग मशीन लेजर। तो ये आपके क्या क्या वो अपने पास मेंटेन करेगा, ये है, ठीक है। अब आगे कुछ क्वेश्चन है जो, एक मिनट, हम आपको रिमोटली, जो भी फ्रैंकिंग मशीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो फ्रैंकिंग मशीन के क्वेश्चन को मैंने तुरंत लगा दिया है। इसके अलावा भी MCQ उसमें आपको मिलेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपको जितने भी मैंने थ्योरी टॉपिक बताया उस पर सब में से फ्रैंकिंग मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन नियर अबाउट फंस ही जाएंगे। तो पहला आपको क्वेश्चन क्या है? RMF का फुल फॉर्म, ठीक। MFM का फुल फॉर्म तो रिमोटली मैनेज्ड मशीन, ठीक। दूसरा लाइसेंस के टाइप, लाइसेंस के टाइप्स, कितने टाइप के लाइसेंस? तो 3 टाइप के। कौन कौन से? एक आपका इंडिविजुअल मतलब अकेला, दूसरा कॉमर्शियल, तीसरा आपका डिपार्टमेंटल, ठीक। फिर उसके बाद हु कैन रिफ्यूज लाइसेंस ऑफ डिपार्टमेंटल फ्रैंकिंग मशीन। तो कौन रिफ्यूज कर सकता है? PMG। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, विदाउट एक्सप्लेनिंग एनी रीज़न, बिना किसी रीज़न को बताए, बिना किसी रीज़न को कहे वो रिफ्यूज़ कर सकता है लाइसेंस को, ठीक, डिपार्टमेंट फ्रैंकिंग मशीन के। तीसरा क्या है? तीसरा क्वेश्चन है आपका फ्रैंकिंग मशीन, फ्रैंकिंग इम्प्रेशन जो होगा, टोटल वैल्यू ऑफ फ्रैंकिंग मशीन इम्प्रेशन इज। तो क्या होगा? फिगर्स विद रेड कलर, जो भी फ्रैंकिंग मशीन का वैल्यू होगा ना उसको फिगर्स में लिखा जाएगा। और एक मिनट, फिगर्स में लिखा जाएगा और उसके बाद रेड कलर के साथ साथ, ठीक। नंबर ऑफ इम्प्रेशन, टोटल वैल्यू ऑफ फ्रैंकिंग इम्प्रेशन इज इन फिगर्स विद रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर ऑफ इम्प्रेशन ऑफ वैल्यू डाई। तो कितने हैं? 2, मोर देन 1। एक वैल्यू डाई जो है उस पर नंबर ऑफ इम्प्रेशन एक आर्टिकल पे मोर देन आपको आप लगा सकते हैं। रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन नीड्स टू बी रीसेट व्हेन क्रेडिट फॉल्स टू 100। मतलब रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन को कब ज़रूरत होती है कि उसको अब रीसेट कर दिया जाए? तो उसको रीसेट करने की ज़रूरत होती है जब उसके क्रेडिट 100 से बिलो हो जाते हैं, 100 से फॉल कर जाते हैं, ठीक। तो ये फ्रैंकिंग मशीन से क्वेश्चन थे। अगला क्लॉज। वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए क्योंकि एग्जाम थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर देंगे तो ठीक रहेगा। क्लॉज नंबर 12। क्लॉज नंबर 12 क्या कहता है आपका? क्लॉज नंबर 12 बताता है प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। प्री पेमेंट मतलब पूर्व भुगतान, सबसे जो पहले ही भुगतान कर दिया जाए, तो पूर्व भुगतान पोस्टेज का कैश के रूप में ना, तो कैश के रूप में पूर्व भुगतान
ठीक, अब इसका ऑथराइज्ड कौन होता है? हेड ऑफ सर्कल। ऑथराइज्ड कौन होता है? हेड ऑफ सर्कल। ठीक, only for firms person who post very large number of unregistered packets। ये किसके लिए है? आप कैश में पेमेंट कर सकिए, प्री पेमेंट कर सकती है पोस्टेज का। only for firms, जो फर्म होती हैं जहाँ 5 से ज़्यादा पार्टनर होते हैं, ऐसा कुछ ही है। तो फर्म का डिफिनेशन शायद यही है। तो कुछ फर्म और पर्सन हु पोस्ट वेरी लार्ज नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड पैकेट, जो बहुत ज़्यादा अनरजिस्टर्ड पैकेट को पोस्ट करते हैं, ऐसे फर्म और ऐसे व्यक्ति के लिए क्या है? ये प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश की व्यवस्था है। ठीक है, अब उसके बाद कहता है आपका मिनिमम 500 पैकेट्स होने चाहिए अगर आपकी बड़ी बड़ी सिटीज़ है तो, और अगर छोटी सिटी है तो मिनिमम 250। ठीक, 250 पैकेट्स होने चाहिए अनरजिस्टर्ड। फैसिलिटी ऑल्सो अवेलेबल एट selected gazetted offices to firms business who post not less than 500 articles at a time। एक मिनट बस रुक जाइए, सेलेक्ट कर लीजिए। फैसिलिटीज़ क्या क्या? फैसिलिटीज़, ये फैसिलिटीज़ और कहाँ अवेलेबल होंगी? जहाँ सेलेक्टेड गजेटेड ऑफिसेज होंगे ना, वहाँ पे फर्म्स और बिजनेसेस को ऐसे फर्म्स और बिजनेस को जो हु पोस्ट, जो कम 500 आर्टिकल से कम पोस्ट नहीं करते एक बार में, ऐसे लोगों को ये फैसिलिटी वहाँ भी अवेलेबल होगी। अब ठीक है, 12th क्लॉज आपका क्या कहलाता है? 12th क्लॉज में आपकी बात हो रही है प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज कैश में देने की, तो ये हेड ऑफ सर्कल ही करवा सकता है, हेड ऑफ सर्कल को ऑथराइज होता है। उसके बाद फर्म या ऐसे पर्सन को दिया जाता है, यह व्यवस्था ये है उनके लिए जो बहुत बड़े नंबर पे अनरजिस्टर्ड पैकेट्स को पोस्ट करते हैं। बड़ी बड़ी सिटी में कम से कम 500 पैकेट होने चाहिए, छोटी छोटी सिटीज़ में कम से कम 250 पैकेट होने चाहिए। ये फैसिलिटी गैजेटेड सिलेक्टेड गैजेटेड ऑफिसेज को भी हैं, जो वहाँ पे भी कुछ फर्म्स और बिजनेसेस को जो कम से कम 500 आर्टिकल एक बार में पोस्ट करते हो उनको अवेलेबल है। ठीक, अब आएंगे क्लॉज नंबर 13। सारे क्लॉज मैं आपको एक वीडियो में याद करा दूंगी। क्लॉज 13 क्या कहलाता है? स्पीड स्पॉयल्ड और डीफेस्ड स्टैम्प्स, मतलब जो कटे फटे छिटे जो बेकार हो गए हों ऐसे स्टैम्प। ठीक है, तो उसमें डीफेस्ड स्टैम्प, टॉर्न मतलब जो फटे, जिसका मतलब जिसका रूप बिगड़ गया हो, ऐसे जिसका रूप बिगड़ गया उसे डीफेस्ड कहेंगे। टॉर्न मतलब जो फट चुके हों। ठीक है, टॉर्न मतलब जो फट चुके हों, और उसके बाद जो कट चुके हों, ओवर प्रिंट हो गए हों, इम्परफेक्ट हो गए हों, अभी सही नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे आप स्टैम्प्स को क्या कहेंगे? स्पॉइल्ड और डीफेस्ड स्टैम्प्स। ऐसे स्टैम्प्स को यूज करना प्रोहिबिटेड है। ठीक है, पोस्टल डिपार्टमेंट में ऐसे स्टैम्प को यूज नहीं किया जाएगा। अगर आप ऐसे स्टैम्प को यूज कर लेते हैं तो क्या होगा? अगर आप ऐसे स्टैम्प को यूज कर लेते हैं तो आपको आईपीसी के अंतर्गत उसे एक ऑफेंस माना जाएगा। आईपीसी तो आपको पता है, आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पीनल कोड। एक मिनट, तो इंडियन पीनल कोड। ठीक, इंडियन पिनल कोड के तहत उसे क्या होगा? सजा मिल जाएगा अगर उसका इंटेंशन हो। एक चीज़ और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसका इंटेंशन हो कि वो लॉस करना चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूजिंग इट विद इंटेंट टू कॉज लॉस टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप स्पॉइल्ड या डीफेस्ड स्टैम्प का यूज सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉस करने के लिए करते हैं तो आपका ये जो एक्टिविटीज़ होगी वो ऑफेंस में आएगी आईपीसी के अंतर्गत। ये आपके 13 क्लॉज में बताया गया है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आज क्या क्या कवर किया? तो आज हमने कवर किया क्लॉज नंबर 10 से लेकर के क्लॉज नंबर 13 तक। ठीक, जिसमें 11 क्लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और हमने बहुत सारी स्कीम्स के बारे में जाना, सेविंग बैंकिंग स्कीम के बारे में, जिनके इंटरेस्ट को पढ़ा, जिसके टेन्योर, जिसके टाइम को पढ़ा कि कितने कितने टाइम का होना चाहिए। और मेरे हिसाब से मैंने जितना मुझे जानकारी थी इसमें, जितना मैंने पढ़ा था उतना बता दिया आपको। अब इसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको दोहराते रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ना भूलिएगा। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल एंड लगातार पढ़ते रहिए, खुश रहिए और हमसे कनेक्टेड रहिए। बाय बाय।